नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे मित्र, समय हो चुका है 11:02 और जैसा कि आप जानते हैं ये पायलट बैच में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपकी केमिस्ट्री की क्लास का समय है। तो मेरे सभी मित्र जुड़ जाएंगे। सोनू भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राम राम सर जी कह रहे हैं, राम राम। कुलदीप राठौर भी जुड़ चुके हैं, विनोद बिंद भी जुड़ चुके हैं, ममता वर्मा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, राम खुशी, आदित्य कुमार यादव, राजवीर जी जुड़ चुके हैं और प्रीति प्रीति नाम है, और हिमांशु चौहान, अशोक कुमार मौर्य सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। अंकुर कुमार जुड़ चुके हैं, है ना। देखो क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता हूं। आप लोगों में से कितने लोग रेलवे के मॉक टेस्ट जो कि शाम को 6:30 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, उनमें से कितने लोग उन मॉक टेस्ट को दे रहे हैं? बताइए कितने लोग मॉक टेस्ट को दे रहे हैं। ठीक है भैया, सभी को नमस्कार 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 मेरे मित्र, सभी से नमस्कार, सभी को नमस्कार। ठीक है भैया, बोलो मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? भाई रेलवे के जो मॉक टेस्ट मैं लगवाता हूँ शाम को 6:30 बजे साइंस के प्रैक्टिस सेट, वो मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ठीक है भैया, सब कुछ अब बाद में कर लेना यार। राम राम नमस्कार गुड मॉर्निंग ये सब चलता रहेगा। मुनीश कुमार तुम्हारा नाम ले लिए, जाओ खुश रहो। ठीक है भैया, बताओ कितने लोग दे रहे हैं मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर? मॉक टेस्ट अभी तक 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, रेलवे के 3 प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, है ना। अच्छा एक चीज देखो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये पायलट बैच में क्लास में, तो आप ये पा रहे होंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत आसानी से बन रहे हैं, है ना भैया, वो आसानी से बन रहे हैं। तो एक चीज बहुत ध्यान रखो, अब केमिस्ट्री का सिलेबस आपका एंड पर है। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और तत्वों के बारे में बात होगी, और उसके बाद मेरे मित्र हम बात करेंगे थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक के बारे में। ठीक है मेरे भाई, 3 टॉपिक आपके बचे हुए, इसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका रेलवे, एनटीपीसी और एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। पायलट बैच में 3 टॉपिक के बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो, और भैया मॉक टेस्ट जरूर दो। ठीक है भैया, मॉक टेस्ट जरूर दो, हर हालत में दो। ठीक है मेरे भाई, है ना। मॉक टेस्ट से तुम्हारा लेवल तुमको पता चलता रहेगा, और जो बच्चे शुरुआत से ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो एग्जाम के मेन टाइम पर उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है भैया, सर बस न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो देखो मॉक टेस्ट में जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ उन न्यूमेरिकल्स को बार बार देखो, एक आधी बार प्रैक्टिस करो। देखो फॉर्मूला मैं दे ही देता हूँ कि क्या फॉर्मूला लगा है इसमें, उसको समझने का प्रयास करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना मेरे भाई। तो प्रैक्टिस सेट लगभग अभी चलेंगे थोड़े दिन, 18-20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को, एक एक प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए करना है। ठीक है मेरे भाई, है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखो, सभी लोग जरूर आया करो मॉक टेस्ट में शाम को 6:30 बजे। ठीक, और दूसरी चीज ये जो अनवांटेड कमेंट करने वाले लोग हैं ना, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में करते हो, चाहे यूट्यूब क्लास पर करते हो, चाहे यहाँ आपकी क्लास में करते हो, इनको थोड़ा सा अवॉइड किया करो, क्योंकि मेरे भाई ये लोग कंपटीशन की रेस में ही नहीं है, इनका सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है ना। आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपना माइंड शिफ्ट करके फोकस करो केवल क्लास पर। ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-4 बेवजह के कमेंट करते ही रहते हैं, इनका काम ही यही है। इन लोगों से अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करो और अपना क्लास पे फोकस करो बस। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो कोई भी समस्या होगी मैं बैठा हूं उसके लिए। देखो मित्र, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और नमक का भाग 2। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट
आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। चलिए मेरे भाई, कल हमने आपको बताया था कि एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें नमक और पानी प्राप्त होगा। आज मेरे भाई हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में, यानी कि नमक के बारे में। क्या होते हैं नमक, कैसे बनते हैं नमक, है ना, क्या क्या इनकी अभिक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। क्योंकि कल की क्लास में मैंने क्षार को भी कवर कर लिया था और अम्ल को भी कवर कर लिया था। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? अच्छा तो आज हम जो पढ़ेंगे सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी कि नमक को पढ़ेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है नमक को पढ़ने के लिए। देखो नमक कब बनता है, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार जब भी प्रतिक्रिया करेंगे तब हमें नमक की प्राप्ति होगी और साथ में जल उनसे रिलीज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो अगर हम बात करें तो नमक गुरुजी कैसे बनता है? जब भी अम्ल यानी कि एसिड प्लस क्षार यानी कि बेस, ठीक है भैया, अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? नमक प्राप्त होगा। और इनके साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? पानी रिलीज हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं। अब जरा देखो, अगर हम देखें तो अम्ल को एसिड कह देंगे और प्लस बेस कह देंगे। ठीक है भैया, इनसे क्या निकल जाएगा? सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ वाटर आ जाएगा। चलो ये बात तो यहां तक समझ में आ गई। जिंक सल्फेट नाम है मेरे मित्र मुनीश कुमार ZnSO4 का, इसका नाम है जिंक सल्फेट। ठीक है दोस्त, है ना? अच्छा, चेतन कुमार कह रहे हैं गुरुजी तत्व की संयोजकता कैसे निकालो। चेतन कुमार बहुत ध्यान से सुनो। जैसे हमने कहा, देखो अगर हम बात करें कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। चेतन कुमार जी एक बार देख लो, मैंने आपका प्रश्न क्लास में लिया है क्योंकि सामने आ गया है तो देख लेते हैं। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। और यहाँ पर पहली सेल में यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करें तो ये जो दूसरी सेल बनेगी, ये दूसरी जो कक्ष बनेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे गुरुजी 4 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, क्यों होंगे 4 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि गुरुजी इसका परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है, अब देखो अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए, चेतन जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए कार्बन को अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसके लिए? कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसके लिए? अष्टक के सिद्धांत को पूरा करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अष्टक के सिद्धांत को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होते हैं, किसी भी परमाणु को उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसी ने, ठीक है मेरे भाई, उसी को हम क्या कहते हैं? किसी भी परमाणु की संयोजकता कहते हैं, यानी कि वैलेंसी कहते हैं। जैसे कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, जिससे इसके बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? कार्बन की संयोजकता हो जाएगी मेरे भाई 4। क्यों? क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किस चीज के लिए? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। तो अष्टक को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई चेतन कुमार जी बात? ठीक, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है दोस्त, चलिए चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं अम्ल और क्षार के बारे में बात करेंगे।
तो अम्ल और क्षार मिलकर नमक और पानी का निर्माण करते हैं मेरे मित्र। अच्छा, अब देखो, अब ये जो अम्ल जो नमक होते हैं ये कैसे होते हैं? देखो, नमक जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, नमक जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, और नमक न्यूट्रल यानी कि उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। तो इस चीज को अब हम समझते हैं कि कौन से नमक क्षारीय प्रकृति के होंगे, कौन से क्षार। इसको हटाओ यार, सिरदर्द मचा रहा है ये लास्ट वाला, देखो। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लो, अगर ये फिर से कमेंट करता है तो इसको टाइम आउट कर देंगे, है ना मेरे भाई। तो क्या होगा कि कौन से नमक क्षारीय प्रकृति के होंगे यानी कि बेसिक प्रकृति के होंगे, और कौन से नमक अम्लीय प्रकृति के होंगे, और कौन से नमक उदासीन होंगे। चलिए समझते हैं। अगर मेरे मित्र अगर बात की जाए, अगर देखो अम्ल और क्षार मिलकर नमक बनाएंगे। अब पहला केस देखिए, केस फर्स्ट क्या बनता है? केस फर्स्ट यानी कि जब अम्ल प्रबल हो, यानी कि प्रबल अम्ल हो मेरे मित्र, और क्षार कैसा हो? दुर्बल हो। क्षार कैसा हो? दुर्बल हो। ठीक है भैया, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो मेरे भाई, और जो बेस है वो वीक बेस हो। क्या हो? वीक बेस हो। तो जो सॉल्ट बनेगा ना, जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि अम्लीय नमक होगा। अम्लीय नमक होगा बाबूजी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि एसिडिक सॉल्ट का निर्माण होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात तो ध्यान से सुनना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा गुरुजी। अब एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 से कम। यानी कि इसकी अगर हम पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी बाबूजी? लेस देन 7। याद रखना इस बात को, पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेस देन 7। क्लियर हो गई ये बात? केस 1 हो गया ये। ठीक, चलो अब हम आगे चलते हैं मेरे मित्र, बात करेंगे किसके बारे में? केस 2 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? केस 2 के बारे में। अच्छा गुरुजी, केस 2 क्या कहता है? दूसरे केस में अगर हम देखें कि अगर प्रबल अम्ल है, यानी कि एसिड बहुत स्ट्रांग है, दूसरा साथ में क्षारक भी जो है वो भी प्रबल है, यानी कि बेस जो है ना वो भी भाई साहब मजबूत है। मामला टक्कर का है इस बार एसिड और बेस में। तो अब जो नमक होगा वो कैसा होगा? उदासीन लवण हमको मिलेगा, यानी कि उदासीन नमक मिलेगा मेरे मित्र। उदासीन नमक मिलेगा, यानी कि अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है भैया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास जो नमक आएगा वो कैसा आएगा? न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। न्यूट्रल सॉल्ट आएगा बाबूजी। ठीक है गुरुजी, न्यूट्रल सॉल्ट आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब देखो, सॉल्ट अगर न्यूट्रल आया तो पीएच का मान कितना होना चाहिए? पीएच का मान 7 होना चाहिए। पीएच वैल्यू इक्वल्स टू 7, यानी कि पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए, तभी कोई चीज न्यूट्रल होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर हम बात करें लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो अगर हम देखें कि मान लो ऐसा हुआ कि वीक एसिड मिला, क्या मिला? वीक एसिड मिला प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिला, स्ट्रॉन्ग बेस मिला। ठीक है भैया, एसिड तो वीक मिला लेकिन बेस जो है स्ट्रॉन्ग मिला, स्ट्रॉन्ग बेस मिला। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये जो सॉल्ट आएगा वो किस नेचर का होगा? बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अम्ल जो है कमजोर है, कमजोर अम्ल, ठीक है भैया, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल क्षार मिली,
तो हमें जो नमक मिला मेरे मित्र वो कैसा हुआ, क्षारीय नमक मिला, क्षारीय नमक मिला। ठीक है मेरे भाई। और अगर हम देखेंगे तो इसका पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाएगी, यानी कि 7 से अधिक होगी, 7 से अधिक होगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, ये सारी कहानी तो हो गई। अब बार बार हम देख रहे हैं कि सर पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच क्या है, पीएच क्या है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो, अगर हम देखेंगे तो पीएच स्केल को समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है पीएच स्केल। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? चलो, अगर हम बात बताएं तो देखो, अगर हम पीएच के बारे में बात करें तो पीएच का मतलब क्या होगा मेरे भाई, पीएच का मतलब है पुषांश, पुषांश। ठीक है मेरे भाई, पुषांश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंज। ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये क्या है पीएच का मतलब पुषांश? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो, पुषांश क्या है, एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मनी के वैज्ञानिक के द्वारा डिजाइन किया गया शब्द है। ये कैसा शब्द है भैया? जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है। ठीक है मेरे भाई, जर्मन शब्द है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शक्ति, किसी भी चीज की पावर को मेजर करना, वो क्या कहलाता है? पुषांश कहलाता है, जिसका मतलब होता है शक्ति, विच मीन्स पावर। ठीक है भाई। अच्छा, और देखो अगर ध्यान से, तो पीएच स्केल के थ्रू हम एसिड और बेस की पावर को ही मेजर करते हैं। ठीक है मेरे भाई। देखो, वीक एसिड और वीक बेस का क्या रिजल्ट रहेगा सर? सूरज सिंह पूछ रहे हैं। देखो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे हैं, तो वीक एसिड और वीक बेस ये भी न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि दोनों की शक्ति समान है। ठीक, जब बराबर की लड़ाई होगी तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। ठीक है सूरज जी, क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। क्लियर हो गई मेरे भाई? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर हो गया? चलिए, अब देखो, पुषांश यानी कि जर्मन शब्द है, जिसका मतलब होता है पावर। अच्छा गुरुजी, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे मेरे मित्र हमें एक चीज पता चलती है कि क्या पता चलता है कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार कितने शक्तिशाली हैं, कितने शक्तिशाली हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि एसिड एंड बेस कितने शक्तिशाली है, यानी कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। क्लियर है भैया? एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, है ना। और अपने लेवल को चेक करने के लिए प्रैक्टिस सेट में जरूर आया करो। राम खुशी जी, बेहतरीन है, अभी तो पहले से बहुत बेहतर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम देखें तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पीएच स्केल है, इसमें 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है। कहाँ तक जाती है मेरे मित्र? 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, और ये नंबरिंग जाती है मेरे मित्र 14 नंबर तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भैया, ये गया 9, ये गया 10, ये गया 11, ये गया 12, 13, 14। ठीक, अगर आप देख रहे होंगे तो इसका मिड पॉइंट क्या है पूरी स्केल का? पूरी स्केल का मध्य बिंदु मेरे भाई क्या है? 7 नंबर। ये क्या है? मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। अच्छा, अगर हम देखें तो 7 से कम जो वैल्यू है, यानी कि 7 के इधर, ये सारे क्या होंगे?
एसिड होंगे यानी कि अम्ल होंगे। ठीक है मेरे भाई, जो जितना मजबूत अम्ल होगा उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर अम्ल बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो उसका मान 1 से भी कम हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, जितना मजबूत अम्ल होगा उसका पीएच मान उतना कम होगा। ठीक है भैया, इधर क्या रहते हैं, एसिड रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इधर देखें तो 8 से जितने भी अधिक नंबर हैं ये क्या है मेरे भाई, बेस हैं। ये क्या है, बेस हैं, यानी कि क्षार हैं। ठीक है मेरे भाई, जितना मजबूत क्षार होगा, जितना मजबूत बेस होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, जितना मजबूत क्षार होगा, जितना मजबूत बेस होगा, वो उसका मान पीएच में 7 से उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर हम 8 के बारे में कहें तो ये वीक बेस है, 9 क्या है, ये वीक बेस है, 10 क्या है, ये वीक बेस है। लेकिन अगर हम किसी भी ऐसे तत्व के बारे में बात करें जिसका पीएच मान 13, 14 और या 12, 13, 14 हो गया तो ये मजबूत बेस माने जाते हैं, मजबूत क्षार माने जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब देखो गुरुजी, 7 के पहले की बात हो गई, 7 के बाद की बात हो गई। मामला फंसता है, गाड़ी रुकती है तो कहाँ पर, 7 पर। 7 क्या है मेरे मित्र, 7 न्यूट्रल है। 7 क्या है, न्यूट्रल संख्या है, यानी कि उदासीन तत्वों की पहचान होती है 7 से। जैसे अगर हम पानी को देखें मेरे भाई, तो पानी क्या है, न्यूट्रल है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। पानी की पीएच वैल्यू कितनी है, पानी की पीएच वैल्यू कितनी है बाबूजी, 7 है। कोई समस्या? चलिए देखो, अगर हम बात करें, अब आती है बात, एक कॉन्सेप्ट आता है अम्लराज का, नाम सुने होंगे, किंग ऑफ एसिड के बारे में सुने होंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो, क्लियर हो गई बात यहां तक। अच्छा, अगर हम बात करें तो अम्लराज क्या है, अम्लराज क्या है, यानी कि जिसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। देखो मेरे भाई, इसके कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग किताबों में मिलेंगे, लेकिन मैं एनसीईआरटी को कोट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि अलग अलग किताबों में अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग दिए होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अम्लराज के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है अम्लराज के हिसाब से, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और निट्रिक एसिड, निट्रिक एसिड, अगर हम निट्रिक एसिड के बारे में बात करें तो HNO3 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इनका जो रेशियो है 3:1 के अनुपात में जो भी मिश्रण तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया कहेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। इसकी पावर कितनी होती है गुरुजी, इसकी पावर इतनी होती है कि ये प्लेटिनम को भी घटा सकता है। इसकी पावर इतनी होती है कि ये प्लेटिनम को भी गला सकता है बाबूजी। ठीक है मेरे भाई, प्लेटिनम को भी गला सकता है, प्लेटिनम को गला सकता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी पावर होती है, गला सकता है। कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, अब देखो, लेकिन कई किताबों में मेरे भाई क्या दिया गया है, कई किताबों में मेरे दोस्त दिया गया है कि HCl को ही अम्लराज कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही अम्लराज कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, कई किताबों में क्या दिया गया है कि HCl को हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अच्छा, यानी कि किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ठीक है, अब जरा एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर पेपर में प्रश्न आता है कि अम्लराज कौन है तो आप केवल और केवल HCl के साथ जाएंगे, अन्य किसी चीज के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, केवल और केवल किसके साथ जाएंगे आप, HCl के साथ जाएंगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात होती है। क्योंकि मैंने देखा है RRB ALP टेक्नीशियन CBT 1 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था और वहां पर करेक्ट उत्तर जो बताया गया है वो HCl बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, और NTPC का भी ये क्वेश्चन है, वहां पर भी आया हुआ प्रश्न है जहां पर HCl को ही अम्लराज बताया गया है, निट्रिक एसिड के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है।
ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? राम खुशी जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी प्लेटिनम कहाँ पर यूज होता है? प्लेटिनम देखो सोने से भी महंगी धातु है और इसका यूज होता है मतलब ज्वेलरी बनाने में, सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? अम्लराज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप अम्लराज एसिड को ही मानेंगे, किंग ऑफ एसिड को मानेंगे। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों का अनुपात 3:1 में एक्वा रेजिया होता है, यानी कि एक्वा रेजिया होता है अम्लराज जिसको हम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो नमक हैं उनके फार्मूले के बारे में। ठीक है मेरे भाई, कुछ, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरे भाई, मैंने कब कहा शिवाजी नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नमक हैं, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। कुछ महत्वपूर्ण लवण। नमक, ठीक है भैया, कोई समस्या? ठीक, कुलदीप कुमार साथ साथ कुछ प्रश्न उदाहरण भी कराया करो। प्रश्नों के लिए मैं 20 बार बता चुका हूं कुलदीप जी कि आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखो, प्रश्न वहां पर चले जाओ। अगर मैं यहाँ पर ही प्रश्न कराने लगा तो हमें सिलेबस भी खत्म करना है। प्लीज प्रश्न के लिए आप चले जाओ वहां पर कहाँ पर? प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ तक कोई समस्या? चलिए कुछ महत्वपूर्ण नमक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आ जाता है बाबूजी NaCl, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सोडियम क्लोराइड है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है मेरे मित्र, टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा सर, इसका मतलब यूज कहाँ पे होगा? ये क्या होगा मेरे भाई? उपयोग होगा, हम खाने के रूप में, खाने के उपयोग में लेते हैं इसको, खाने के उपयोग में लेते हैं। सबसे पहला तो यही हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? ठीक, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये बनता कैसे है मेरे भाई? अगर हम देखें तो HCl को जब रिएक्ट कराते हैं हम NaOH से, यानी कि अगर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा मेरे भाई? NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम देखें ये बनेगा कैसे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें क्या मिलता है? NaCl मिलता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कास्टिक सोडा की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई? कास्टिक सोडा की तरफ। क्या होता है कास्टिक सोडा? ठीक है भाई, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, लेकिन चलिए इसको हम समझते हैं क्या होता है कास्टिक सोडा। अब देखो, अगर हम कास्टिक सोडा का सूत्र लिखें तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2NaCl प्लस 2H2O रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा? 2NaOH और प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 2NaCl को जब हमने रिएक्ट कराया किसके साथ? पानी के साथ, 2NaOH के साथ, तो क्या बना हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2NaOH होता है।
ठीक है मेरे भाई, और Cl2 क्लोरीन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ पर होता है मेरे भाई, इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक, यहां पर क्लियर हो गई बात। ये हो गया हमारा कास्टिक सोडा। ठीक, क्लियर हो गया। यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा कहेंगे। ठीक है भैया, इसको एज इट इज केवल याद करना है आपको, कास्टिक सोडा कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आती है बात विरंजक चूर्ण की, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे एक प्रकार के नमक हैं भैया, ये सारे क्या हैं, नमक हैं, जिनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, और इनसे पेपर में प्रश्न आता है। ठीक, नोट कर लेना यार सोनू कुमार भाई, पीडीएफ में नोट मिल जाएंगे, बना लेना पीडीएफ में नोट्स। अगर हम तुम्हें नोट करने का टाइम देंगे, स्कूल थोड़ी नहीं है यार, इस चीज को समझो, फिर आप लोग परेशान कर देते हो, है ना। ये स्कूल थोड़ी नहीं है कि आप नोट भी करो, सब कुछ करो, उसके बाद ये भी देखो सिलेबस को भी टाइम पे कवर करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी भी हैं, है ना। टाइम हमारे पास एक लिमिटेड है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जीवन पड़ा है हमारे पास सिलेबस खत्म करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण लिखेंगे, विरंजक चूर्ण लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से समझो, अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा, अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो CaOCl2 प्लस H2O बाहर हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब हम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरिक बन जाएगा और हमारे साथ निकल जाएगा पानी, यानी कि H2O रिलीज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये विरंजक चूर्ण है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर की स्टेटमेंट तो हमें मिल गई, यानी कि इसका सूत्र तो हमें मिल गया, लेकिन अब प्रश्न आता है मेरे भाई कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके तौर पर किया जाता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर में आप एक चीज देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का हो रहा है लॉस। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है मेरे भैया, लॉस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का अपचय हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचय हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक उद्योगों में क्या प्रयोग होता है, यूजेस समझ लो भैया क्या होंगे, यूजेस, रासायनिक, ठीक, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, अपचायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है भैया, अपचायक के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री यूज्ड एज, मैं लिख देता हूं, यूज्ड एज रिडक्टिव एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं, ये बात तो हमें समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, अब इसका एक और प्रयोग किया जाता है। तुमने बड़ी बड़ी पानी की टंकी देखी होंगी गांव में, ठीक है मेरे भाई, पानी की टंकी देखी होगी गांव में, बहुत ऊंची ऊंची पानी की टंकी, जहां से पानी पूरे गांव में सप्लाई किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उस पानी की टंकी में हमने पानी भर के रखा है, जो गांव में बड़ी बड़ी पानी की टंकियां होती हैं, ठीक है, अगर उसमें पानी को स्टोर करके रखा गया है तो रुके हुए पानी में कभी ना कभी गंदगी तो उत्पन्न होती ही होगी। ठीक है मेरे भाई, रुके हुए पानी में कभी ना कभी गंदगी उत्पन्न होती होगी, और इस गंदगी को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पानी के शुद्धिकरण में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
पानी के जीवाणु मुक्त करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, या हम सीधा सीधा लिख देते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। बोलो भाई, कोई समस्या? वाटर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं मेरे मित्र। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण के अलावा हम किस नाम से जानते हैं? इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है ना। तो अगर प्रश्न आए विरंजक चूर्ण के नाम से तो भी इसी की बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, या इसे क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना। अगर बुझा हुआ चूना के नाम से प्रश्न आए तो इसे भी हम क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना बराबर विरंजक चूर्ण। ठीक है भैया, जो विरंजक चूर्ण है वही बुझा हुआ चूना है। बोलो, सारी बातें ब्लीचिंग पाउडर की क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया मेरे मित्र। चलिए, यहां तक डन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। क्या होता है बाबूजी? बेकिंग सोडा नाम कई बार सुना होगा, छोले भटूरे खाए होंगे, केक खाए होंगे और बहुत सारी चीजें तुमने खाई होंगी बेकिंग सोडा से रिलेटेड। तो जरा देख लेते हैं क्या होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है मित्र? ठीक है, चलो, अगर सबसे पहले हम देखेंगे बेकिंग सोडा का समीकरण क्या है। देखो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक, ये सारे समीकरण यानी कि नमक को पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ जब भी रिएक्ट कराया जाएगा मेरे मित्र, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा बदले में NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3। अच्छा, अगर हम बात करें तो अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो ये जो NaHCO3 आया है ये हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक, अगर हम इसका सूत्र लिखें तो ये तो हमारा सूत्र बन गया। अब बात आती है कि बेकिंग सोडा, देखो, नमक के साथ पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया रिएक्ट कर रही है मेरे भाई। ठीक है भाई, कोई समस्या? ठीक, हाँ, भटूरों में प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा, केक बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से छोले बनाने हैं लेकिन छोले फूले नहीं हैं, यानी कि चना क्या है? फूला नहीं है। तो चने को फुलाने के लिए यानी कि उसको जल्दी से नरम बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। विनय यादव, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है मेरे भाई तो थोड़ा सा देखो पीछे हमने किसके यूज नहीं लिखा है, किसका उपयोग नहीं लिखा है। सबका यूज, सबका उपयोग लिखा रहा हूँ और जबरदस्ती। देखो यार, क्या है, आप लोग पढ़ने वाले छात्र कम हो, मेहनत करने की जरूरत है आपको, लेकिन आप इस बात से मतलब अपने आप को ये प्रूफ करना चाहते हो कि आप ये जो कमेंट करते हो सर उपयोग नहीं लिखा है, जबकि तुम देख रहे हो कि यूजेस लिखा दिए गए हैं, है ना। ये सारी चीजें आप क्यों कमेंट करते हो? क्योंकि मेरे मित्र आप इस चीज को समझना ही नहीं चाहते हो कि एग्जाम की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है। अच्छा ठीक है, आप नहीं समझना चाहते हो तो बिल्कुल आप मत समझो, लेकिन दूसरे बच्चों को थोड़ा सा समझने दो इस चीज को। ठीक है भैया। विनय कुमार, ठीक है, चलिए ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां पर अगर हम बात करें, अच्छा गुंजन जी क्या कह रही हैं? गुंजन जी कह रही हैं क्या बात करते हो सर, बुझा चूना अलग होता है। अच्छा अच्छा, तो गुंजक जी ये बुझा चूना नहीं होता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण जो है ये बुझा चूना नहीं होता है। बोलो
बोलो भाई। ये विरंजक चूर्ण बुझा चूना नहीं होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना नहीं होता है। बताइए गुंजन जी, ये बुझा हुआ चूना नहीं है क्या? आप बताइए, मैं मान जाऊंगा। गुंजन जी, इसे हम बुझा हुआ चूना नहीं कहेंगे। कहां से विज्ञान पढ़ के आ रही हो आप? थोड़ा सा ध्यान दो गुंजन जी, ठीक है मेरे भाई, है ना। चलिए, बेकिंग सोडा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अच्छा, इसकी एक और रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अगर हम देखें तो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है हमारा बेकिंग सोडा। क्या होता है मेरे भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है मेरे मित्र, ठीक है, बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, है ना, कहा जाता है। गुंजन जी, फिर किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं आप बता दो। आप कमेंट करके बता दो कि क्या होता है बुझा हुआ चूना, आप बता दो मेरे भाई, है ना, मैं मान लूंगा। आपने तो कह दिया कि इसे ब्लीचिंग पाउडर नहीं कहते हैं मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना नहीं कहते। तो आप कमेंट करके बताइए क्या होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा कहेंगे। अच्छा, इसका प्रयोग मेरे मित्र कहाँ पर होगा? इसका प्रयोग होगा भाई, इसका प्रयोग होगा दोस्त जल्दी खाना पकाने के लिए, जल्दी खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। यानी कि फॉर कुकिंग, फॉर अर्ली कुकिंग, अर्ली कुकिंग। अच्छा गुरुजी, दूसरी बात, इसका प्रयोग होगा केक और ब्रेड बनाने के लिए, केक और ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है भैया, ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। जो खमीर बनाया जाता है वो बेकिंग सोडा के आधार पर ही बनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक क्लियर हो गया दोस्त? बोलो, कोई समस्या? ठीक है, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे भाई, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम बुझे हुए चूने के बारे में बात कर रहे हैं तो बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में? धावन सोडे के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? धावन सोडा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है मेरे मित्र, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा गुरुजी, अगर हम इसका समीकरण देखें तो इसका समीकरण क्या होगा? ध्यान से देखना। अगर हम बात करें तो 2NaHCO3 को जब हीट प्रदान की जाएगी यानी कि ऊष्मा प्रदान की जाएगी तो ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इसमें टूट जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये है मेरे मित्र सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे मेरे मित्र तो ये किस में टूटेगा मेरे भाई? सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा। किस में टूटेगा? सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट में टूटने के साथ ही ये पानी को रिलीज कर देगा और साथ में क्या रिलीज करेगा मेरे मित्र? CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, ठीक है गुरुजी। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्रयोग किसके तौर पर किया जाता है? ज्यादातर साफ सफाई में किया जाता है।
ठीक है मेरे भाई। इसका प्रयोग किसके तौर पर किया जाता है? साफ सफाई, फर्श की साफ सफाई या कहीं पर साफ सफाई के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाम ही है धावन सोडा। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? घरों की साफ सफाई में किया जाएगा। ठीक है गुरुजी, साफ सफाई में किया जाएगा, यानी कि फॉर क्लीनिंग ऑफ हाउसेस। ठीक, कोई समस्या नहीं, फॉर क्लीनिंग ऑफ हाउसेस। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो इसका प्रयोग और कहाँ किया जा सकता है? जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, यानी कि जो बहुत ड्यूटेरियम वाला जल होता है, जो कठोर हैवी वाटर होता है, उसकी हैवीनेस को यानी कि उसकी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। फॉर रिमूविंग हैवी वाटर। ठीक है भैया, हैवी वाटर। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जल की कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है, जल की कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का एक समीकरण और बन जाएगा Na2CO3, जब इसके साथ 10 मॉलिक्यूल किसके ऐड कराएंगे? पानी के। Na2CO3 जब इसके साथ 10 अणु पानी के रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मिलेगा मेरे भाई Na2CO3.10H2O। इसे भी हम क्या कह सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि धावन सोडा इसे भी कहा जा सकता है। ठीक, अगर हम इसकी बेसिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। लेकिन अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की इक्वेशन की बात करें तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 परमाणु पानी के मिलाए जाते हैं मेरे मित्र, तो हमारे पास Na2CO3.10H2O का फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? ठीक, देखो शिवाजी, आप एक बार देख लो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, बस बार बार मैं नहीं कहूंगा। ठीक है मेरे भाई, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और इसे हम बुझा हुआ चूना कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे मित्र इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहेंगे। ठीक है, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना भी आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही मैंने बुझा हुआ चूना बताया है। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज को थोड़ा सा देखो, है ना। मैंने क्या बताया गुंजन मौर्य जी? आप भी तो वही बात कह रही हो, CaOH होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? आप बताओ क्या लिखा हुआ है? ठीक है मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है? CaOH होल ट्वाइस को हमने बुझा हुआ चूना कहा है। अरे यार, इतने ही बुद्धिमान हो तो फिर यार क्या जरूरत है पढ़ने की। मैं बार बार कह रहा हूं CaOH होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं, लेकिन आप एक ही चीज पर अटक जाते हो, है ना। देखो, कमेंट क्लास में मैं इसलिए लेता हूं कि आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछो, है ना, फर्जी की बातें ना किया करो। पहले आप देखो मैंने क्या लिखा है, और आखिरी में अब आप भी कह रही हो कि CaOH होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए यहां तक क्लियर हो गई बात। धावन सोडा तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है मेरे भाई,
चलिए अब देखते हैं नीला थोथा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? नीला थोथा के बारे में बात करेंगे। नीला थोथा के बारे में बात करेंगे, यानी कि मित्र इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहा जाता है। कॉपर सल्फेट कहा जाता है। अच्छा, जब कॉपर सल्फेट के साथ यानी कि CuSO4 के साथ क्या होता है मेरे भाई? 5 मॉलिक्यूल यानी कि 5 अणु पानी के मिला दिए जाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है नीला थोथा। नीला थोथा, ठीक है भैया, क्या प्राप्त होगा? नीला थोथा प्राप्त होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए अगर हम बात करें तो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का भी सूत्र देख लीजिए। जिप्सम का सूत्र देख लीजिए। जिप्सम इससे क्या बनता है? देखो, जिप्सम सीमेंट में इंपॉर्टेंट घटक है, सीमेंट में महत्वपूर्ण घटक है, ये महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, जिप्सम में क्या होता है मेरे भाई? अगर हम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के साथ जब 2 अणु पानी के यानी कि 2H2O रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, CaSO4 के साथ जब 2H2O आएगा और जब कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O आएगा तो नीला थोथा मिल जाएगा, और CaSO4 के साथ जब 2H2O यानी कि 2 अणु पानी के आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है यहां का। ठीक है, ठीक है दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है मेरे भाई। अच्छा देखो, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पर हम देखें कि जब CaSO4 को आधे पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि हाफ H2O के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो ये क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई? हड्डियों के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए उपयोग, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो घरों की आकृति बनाने के लिए, फॉर मेकिंग डिजाइन्स इन होम, फॉर मेकिंग डिजाइन्स इन होम, डिजाइन्स इन होम, DESIGNS, डिजाइन्स इन होम। जब आप घरों पे देखते हो कि ये जो आकृतियां बनी होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आएंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहेंगे। अच्छा, इसे बुझा हुआ चूना, देखो यार मैंने क्या बात बोली है, इससे निर्माण होता है किसका? निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का। अगर हम बात करें तो बुझे हुए चूने के साथ जब भी क्लोरीन रिएक्ट करेगा, ये बात मैंने बोली है कि बुझे हुए चूने के साथ जब भी क्लोरीन रिएक्ट करेगा मेरे भाई, तब आपको क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन। क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तब आपको मिल जाएगा विरंजक चूर्ण। ये मेरा कहने का मतलब है। अगर इसमें भी आपको कोई फॉल्ट नजर आ रहा है तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। रही बात बुझा हुआ चूना की, तो वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये है बुझा हुआ चूना, और इसके साथ जैसे ही क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई विरंजक चूर्ण। ठीक है भैया। गुंजन जी, आखिरी बार मैं बता रहा हूं, बुझा हुआ चूना ये है और ये पहले ही लिख दिया गया था।
CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना। ठीक, मैंने क्या लिखा हुआ है कि बुझे हुए चूने से अगर क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो बुझे हुए चूने से निर्माण होता है किसका? विरंजक चूर्ण का। अगर बुझा हुआ चूना नहीं होगा, उसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन नहीं होगा, तो बताओ कहां से आपको विरंजक चूर्ण मिल जाएगा? ठीक है भैया, अभी क्लियर हुआ? बोलो। है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हिंदी में लिख दिया जाए। पहले बताओ यार, ब्लीचिंग पाउडर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक है, अभी क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं हिंदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिख लेते हैं। देखो, टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए, हड्डियों को सही करने के लिए, सही करने के लिए, सही करने के लिए। दूसरा, इमारतों में आकृति बनाने के लिए, इमारतों में आकृति बनाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। खासकर विरंजक चूर्ण वाला कॉन्सेप्ट जरूर है भैया क्लियर होना। देखो, विरंजक चूर्ण, इसे बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे। और बुझे हुए चूने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन रिएक्ट करती है, तब हमें देखने को मिलता है विरंजक चूर्ण। ठीक है मेरे भाई? हाँ, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम और जय हिंद।